हाउस। चीखते ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा। वो डरता हुआ बोला, ये लीजिए साहब जी आपका सामान, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन क्यों, तुम पागल हो गए हो? कितना प्यारा घर है ये, चारों ओर हरियाली है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, घर में शांति छाई हुई है। अच्छा लेकिन साहिब जी, कभी आपने ये सुना है कि जो चीज खूबसूरत होती है वो जरूरी नहीं कि असल पे वैसी ही दिखती हो। जो ये शांति आपको दिखाई दे रही है ना, मौत के आने से पहले की है, क्योंकि रात होते ही यहाँ भूतों का तांडव शुरू हो जाता है। और ये जो आपको शांति दिखाई दे रही है ना, रात को इस घर पे चीखों की आवाज आती है, चीखों की। ऐसा महसूस होता है मानो यहाँ कोई एक ही दो नहीं बल्कि न जाने कितनी कितनी आत्माएं हैं। मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलो, वापस चलो। मैं आपको और कोई घर बता देता हूँ, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब भूत भी होते हैं? बंद करो ये बकवास, सामान उठाओ चुपचाप। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं यहाँ पे, समझे? चलो मेरे पीछे पीछे आओ। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। तुम सामान उठाओ। अरे आओ ना भाई, तब तक रंजन अंकल भी आ रहे होंगे। नहीं साहब जी, ये लीजिए आपका सामान, मैं आपके पीछे नहीं आने वाला। आप चाहे पैसे मत दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। उसने तुरंत मेरी अटैची को सड़क पर रखा और वापस अपनी गाड़ी में बैठने लगा। डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अरे भाई क्या हुआ, तुम तो डर गए बिल्कुल। जहां पर मौत होती है वहां पर डर लगता है। मैं तो जा रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे पैसे मत दो, लेकिन मैं आपको अब भी हिदायत देना चाहता हूँ। साहब जी, ये घर आपके रहने लायक नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ चल चलो, मैं कोई और दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे यही घर चाहिए। शहर के अंदर नहीं रहना, क्योंकि मुझे शांति वाली जगह चाहिए थी, और इससे कम पैसों में मुझे इतना अच्छा घर नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें यहाँ भूत वूत लगते हैं तो तुम जा सकते हो। ये लो तुम्हारे पैसे। गुरु ने मुस्कुराते हुए 200 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी वाले को दे दिया, और वो कब उड़न छू हो गया उसे पता भी नहीं चला। अजीब बंदा था यार ये। हाँ, गुरु बुदबुदाया। उसे भूत वूत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके अनुसार ये सब सिर्फ हमारी खुद की नकारात्मकताएं ही होती हैं। उसके अनुसार वहां लोग नहीं रहते थे, क्योंकि वो घर शहर से काफी दूर था, इसलिए कोई वहां रह नहीं सकता था। बस इसी डर की वजह से वो वहां नहीं रहते। और जिन दो मरे हुए लोगों का उसने उदाहरण दिया, वो जरूरी नहीं कि भूतों की वजह से ही मरे हो, कोई और भी वजह हो सकती है। इसलिए उसे उस चीज का डर था ही नहीं। तो क्या वहां सच में भूत नहीं थे? नेहा ने गुरु के पास खिसक कर पूछा, लेकिन गुरु शांत था। उसने कुछ नहीं कहा। वो एकटक उस कुड़िया की तरफ देख रहा था। नेहा को डर लग रहा था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। हालांकि हवा की गति अब धीमी पड़ चुकी थी। अचानक बिजली चली गई। अब कहानी मत बताना, मैं टॉर्च चलाती हूं। ओके। नेहा डरते हुए खड़ी हुई। टॉर्च रसोई घर में थी, इस कारण उसे अकेली जाने में डर लग रहा था। अब मेरे साथ चलोगे आप? ठीक है, आता हूं। गुरु ने उस गुड़िया को रजाई के अंदर रख दिया और नेहा के पीछे पीछे चल पड़ा। नेहा ने रसोई घर का दरवाजा खोला। वो मोबाइल की टॉर्च को ऑन करती है और उसके बाद टॉर्च की तलाश करती है। एक बिल्ली रसोई घर से उछलकर उसके ऊपर कूदी। डर के मारे नेहा चीख पड़ी और वो गुरु के गले से लिपट गई। डरो मत नेहा, बिल्ली थी, शायद खाने की तलाश में रसोई घर में घुस गई होगी। हाँ, हो सकता है, पर इसने तो मुझे डरा ही दिया। कोई ना बाबा, मैं साथ हूं ना तुम्हारे, तो डर किस बात का? गुरु ने उसका माथा चूमा और अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू गुरु, आई लव यू टू बाबा। चलो ये लो, टॉर्च मिल गई। गुरु ने टॉर्च उठाई और उसे ऑन कर दिया। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर के मकान की तरफ चल पड़े। घर में शांति छाई हुई थी। नेहा उससे सटकर चल रही थी। उसके हृदय की धड़कनें तेज थी। वे शीघ्र ही कमरे में पुनः पहुंच गए। गुरु ने गुड़िया को उठाया और एक तरफ रख दिया। उसने कंबल ऊपर खींचा और नेहा को सुला दिया। वो भी उसके बिल्कुल पास में सो गया। उसने नेहा को कंबल उड़ाई और वो उसके सीने से चिपक गई। हाँ, अब आगे बताओ, क्या वो घर भूतिया था? गुरु सड़क पर मुख्य दरवाजे के आगे खड़ा रंजन गुप्ता का इंतजार कर रहा था। उसने मुख्य दरवाजे को खोला नहीं था। हालांकि मुख्य दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। उसके हुक को एक छोटी सी जंजीर से बांधा हुआ था, ताकि कोई पशु उसके अंदर ना घुस जाए। वो कुछ देर अंदर का नजारा देख रहा था कि अचानक उसे एक मारुति कार आती हुई दिखाई दी, जो कि काफी पुरानी थी। उसमें एक 60 वर्षीय वृद्ध इंसान बैठा हुआ था। शायद वही रंजन गुप्ता था।
उसने कार को मुख्य दरवाजे के पास में ही रोक दिया। पीछे वाली सीट पर एक 40 वर्षीय महिला थी जो काम वाली बाई थी। उसने कार का दरवाजा खोला। नमस्ते, आप ही रंजन गुप्ता है ना? नमस्ते बेटा। हाँ, मैं ही हूँ। गुरु आप ही का नाम है? जी अंकल जी, मैं ही गुरु हूँ। आप अकेले रहेंगे या कोई और भी है साथ में? जी नहीं, अभी तो अकेला ही हूँ। कोई बात नहीं बेटा। घर बाहर से कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है अंकल जी, सच में। मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। दिल खुश हो गया इसे देखने के बाद। लेकिन मुझे टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में हंसा देने वाली बात कही। गुरु की इस बात से रंजन गुप्ता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्या कहा उसने? यही कि एक हॉन्टेड हाउस है ये। अरे बेटा, किस जमाने में रहते हो? आपको ऐसे ही उस टैक्सी वाले ने गुमराह किया है। भला 21वीं सदी में आपके जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस तरह की बातें करेंगे क्या? जी नहीं अंकल जी, ये बात मैंने नहीं कही। इनफैक्ट मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बेटा। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है अंकल जी। उसने अटैची उठाई और रंजन गुप्ता के पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे की जंजीर को खोला। उस पर जंग लगी हुई थी, इस कारण बहुत मुश्किल से खुल पाई। गुरु जैसे ही घर में कदम रखने वाला था, एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया। घबराओ नहीं, ये तो पशु है, ऐसे ही रास्ता काट दिया होगा। नहीं अंकल जी, मैं इन सबको नहीं मानता हूं। आप चलिए घर दिखाइए। हाँ क्यों नहीं, आप देख ही रहे हैं, इस घर में आप आराम से रह सकते हैं। रंजन गुप्ता ने गुरु के द्वारा घर के बारे में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब बड़ी ही शालीनता से दिया। यहां तक कि रंजन गुप्ता इतना अच्छा था कि उसने विज्ञापन में बताए गए 5,000 रुपए किराए की जगह घटाकर 4,000 रुपए कर दिया, जिससे गुरु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो घर में इधर उधर देखने लगा। अंदर का नजारा देखने लायक था। चारों ओर धूप थी, जगह जगह फूलों के पौधे लगे हुए थे। आसपास में खूब हरियाली थी। बाहर पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। घर में शांति छाई हुई थी। हालांकि काफी दिनों से घर बंद पड़ा हुआ था, इसके चलते घर में मकड़ी के जाले और गंदगी पसरी हुई थी। अहाते में पेड़ों के पत्तों के ढेर लगने शुरू हो गए थे। घर के अंदर की भी साफ सफाई नहीं हुई थी, इसलिए गुरु ने उस महिला के साथ मिलकर घर को साफ करना शुरू किया। सफाई करने के बाद रंजन गुप्ता ने उसे एक एक कमरे को दिखाना चाहा, लेकिन गुरु ने यह कहकर कमरों को देखने से मना कर दिया कि उसे तो बाकी के कमरों से मतलब ही क्या है, वो तो गेस्ट रूम में ही रह जाएगा। आप उन्हें बंद ही रखें। उसने सिर्फ एक कमरा और रसोई घर को खुलवा लिया। रंजन गुप्ता उसे घर के पीछे की तरफ ले गया। घर के पीछे का दृश्य भी मनोरम था। घर कैसा लगा बेटा? यहाँ बिजली पानी सबकी व्यवस्था है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जी अंकल जी, मुझे इससे ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। वो बोलते हुए घर के पीछे के दृश्य को देख रहा था, जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, और उससे पीछे देखो तो एक बड़ी पहाड़ी नजर आ रही थी जो बेहद खूबसूरत थी। देखो तो आसपास में प्रकृति की अनुपम छटा छाई हुई थी। दोनों मुड़कर घर के बाईं तरफ आए तो वहां गुरु की नजर एक मकान पर पड़ी जो खंडर में बदल चुका था। दीवारों पर कालिख लगी हुई थी। एक जली हुई गुड़िया खिड़की पर टंगी हुई थी। मकान की आधी छत टूटी हुई थी। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरा घर बिल्कुल सही है, तो इस मकान में ऐसा क्या हुआ था? मानो उसमें कोई विस्फोट हुआ हो। ये मकान ऐसे जला हुआ सा क्यों है? अरे क्या बताऊं बेटा, आज से 2 साल पहले अचानक इस मकान में 2 सिलेंडर रखे हुए थे। चूंकि एक पहले रसोई घर था, लेकिन किसी कारणवश उसमें विस्फोट हुआ और इससे इसके ऊपर की छत उड़ गई। सारा सामान उसी दिन जल गया। उसके बाद में हमें ठीक कराने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, और जो किराएदार यहाँ रहते थे उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं। कोई बात नहीं अंकल जी, वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, पूछो। आपने यहाँ रहना क्यों छोड़ दिया? हमारा एक घर शहर के अंदर भी है, ये शहर से दूर था, इस कारण बच्चों को स्कूल के लिए आने जाने में दिक्कत होती थी। इसी वजह से हमने इसे छोड़ दिया और वहां रहने लगे। अच्छा कोई बात नहीं अंकल जी, मुझे आपका घर बहुत। फिर जो पानी का केन रंजन गुप्ता अपने साथ लाया था, उसे घर में लगे पानी सप्लाई के नल से पानी भर लिया। उसका रविवार का दिन कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे आकाश में हल्के बादलों ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। गुरु ने समय रहते खाना बना लिया और खा भी लिया। शाम से कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसने अपना नॉवल लिखना शुरू कर दिया। घर से बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदों के खिड़की से टकराने की आवाज आ रही थी। ये लिंक रोड हाईवे था।
इसलिए वाहनों की आवाज भी अब रात को नहीं आ रही थी, क्योंकि रात को उस मार्ग से इक्का दुक्का वाहन ही आते थे। वे भी आज बंद थे, क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही थी। बाहर हवा की खिड़की से टकराने की आवाज आ रही थी। तो कुर्सी पर बैठा हुआ था। चारों ओर शांति थी। अपने नॉवल को लिखने में वो खोया हुआ था। एक एक चीज को बड़ी ही सावधानी से लिख रहा था। लिखते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उसे उसके मन माफिक घर मिल चुका था। वो वहां आराम से लिख सकता था। दूर दूर तक किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस शांतिमय वातावरण में खलल घड़ी की टिक टिक की आवाज खिड़की से हवा के तेज थपेड़ों के साथ टकराती बारिश की बूंदें डाल रही थी। घड़ी की सुई धीमे धीमे समय को आगे बढ़ा रही थी। घड़ी की सबसे छोटी सुई ने जैसे ही 12 बजे के ऊपर दस्तक दी, उसके कमरे की खिड़की के पास एक अजीब सी परछाई ने दस्तक दी। गुरु अपने उपन्यास में ही कहीं खोया हुआ था। उसे ये आभास ही नहीं हुआ था कि उसके आसपास कोई चीज मंडराने लगी है। तो परछाई धीरे धीरे अपना भयानक आकार लेने लगी, लेकिन इन सब से बेखबर गुरु उपन्यास को लिखने में ही व्यस्त था। बचाओ! अचानक एक बंद पड़े कमरे में से किसी के चीखने की आवाज आई। वो दौड़कर उस कमरे की तरफ भागा। कौन है? कौन है वहां? लेकिन वो वहां पहुंचा तो उस कमरे के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन है वहां? वो हकलाते हुए बोला, लेकिन उसे प्रत्युत्तर नहीं मिला। एक औरत की भयानक हंसी की आवाज बाहर से झूले के पास से आई। कौन कौन है वहां? कौन है? मैं पूछूं, कौन है झूले के पास? वो क्रोधित होकर बोला। उसने अपने टॉर्च की रोशनी से देखने का प्रयास किया, किंतु वहां कोई था ही नहीं। वो वापस आ गया। कमरे के अंदर आया तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर बिल्कुल शांति थी। अचानक से फिर से उन्हीं कमरों में से किसी बंद कमरे में से औरत की आवाज आई। कौन है वहां? उसने जोर से धक्का मारा और दरवाजे को खोल दिया। उसने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने का प्रयास किया, किंतु वहां कोई नहीं था। कमरे में शांति छाई हुई थी। कुछ सीमेंट के कट्टे और अन्य सामान वहां पड़ा हुआ था। कौन है यहाँ? उसने जोर से कहा। कमरा खाली होने के कारण गूंज उठा। वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे कमरे की टूटी हुई खिड़की के आसपास किसी की परछाई दिखाई दी। वो टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ा। कौन है वहां? वो आगे बढ़ रहा था। आसपास में कमरे में शांति छाई हुई थी। वो परछाई उसी की तरफ बढ़ रही थी। उसने उस टूटी हुई खिड़की के कांच को खोला। एक बिल्ली उसके ऊपर झपटी और वो नीचे गिर गया। ओ गॉड! इसने तो डरा दिया। वो फुसफुसाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने आप को संभाला और खड़े होकर खिड़की को बंद कर दिया। ये बिल्ली ही थी जो इस तरह की आवाजें निकाल रही थी। लेकिन वो बचाओ बचाओ कौन बोल रहा था? नहीं, वहम भी तो हो सकता है गुरु। क्या पता वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही हो और मुझे बचाओ बचाओ सुनाई दिया हो। उसने अपने आप को झूठी दिलासा दी। हालांकि कहीं ना कहीं वो हकीकत से अनजान जानबूझकर बन रहा था। उसने उस कमरे को वापस बंद कर दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो वापस लिखने लगा। अब वहां पूर्णतया शांति छाई हुई थी। अचानक उसे कॉफी पीने की तलब हुई। वो देर रात तक लिखता था, इस कारण उसने सोचा कि क्यों ना एक कॉफी बना ली जाए। वो उठा और कॉफी बनाने रसोई घर में चला गया। गैस स्टोव चलाया और कॉफी उबालने लगा। एक परछाई उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, शायद उसको दबोचने के लिए। उसे जैसे ही आभास हुआ कि उसके पीछे कोई है, वो पीछे मुड़ा, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। मेरे पीछे कौन था? वो बुदबुदाया और उसने कॉफी गर्म करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में कॉफी बनकर तैयार हो गई। उसने कॉफी को कप में डाला और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। आसपास शांति छा गई। बाहर धीमे धीमे बारिश हो रही थी, जिसका पता टीन शेड पर गिर रही बूंदों से चल रहा था, जहां अक्सर गुप्ता जी की कार खड़ी की जाती थी। उसने अपने हाथ और मुंह अपने रुमाल से पोंछे। अचानक उसे झूले के हिलने की आवाज आई, मानो झूले पर कोई झूल रहा है। झूले की जंजीरों में जंग लगा हुआ था, इस कारण उसकी चूं चूं की आवाज गुरु के कानों तक पहुंच रही थी। वो चौंका।
उसने कॉफी को वहीं छोड़ा और टॉर्च मुख्य हॉल की तरफ लेकर दौड़ा। कौन है वहां? वो जोर से बोला, लेकिन वहां झूले पर कोई नहीं था। झूला हिल भी नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि ये उसका वहम है। वो वापस मुड़ा तो फिर से झूले के हिलने की चूं चूं की आवाज आई। वो मुड़ा तो उसके सामने कोई नहीं था। वो स्तब्ध था। उसे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ देर ऐसे ही झूले को देखता रहा कि अचानक उसके पीछे कोई परछाई फिर मंडराने लगी। वो वापस मुड़ा तो फिर वहां कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसने कॉफी पीने के लिए मग को उठाया, लेकिन कॉफी का नजारा देखकर वो दंग रह गया। खून? उसकी कॉफी खून में बदल गई। वो जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से कॉफी का कप छूट गया। वो कॉफी पूरी तरह फर्श पर फैल गई। ये क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर अजीब से डर की लकीरें थी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कॉफी के मग को उठाकर जैसे वो कांच समेटने लगा, अचानक उसे किसी औरत की भयानक हंसी हंसने की आवाज आई। कौन है वहां? वो क्रोधित होकर उस कमरे की तरफ दौड़ा। उसने जोर से उस दरवाजे पर लात मारी तो कमरे में वहां कोई नहीं था। कौन है? तुम जो भी हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती, समझी? एक बार सामने आजा, फिर बताता हूं तेरी भूतगिरी मैं कैसे निकालता हूं। वो क्रोधित होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जो कोई भी हो, तुम सामने आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है इस घर को हॉन्टेड हाउस का टैग देकर तुम इसे गुप्ता अंकल से हथियाना चाहते हो। बंद करो ये बकवास, मैं नहीं डरने वाला। उसने पुनः अपना गुस्सा प्रकट किया, किंतु उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वो पुनः अपने कमरे की तरफ आ गया, क्योंकि उसे मग के कांच को साफ करना था। एक परछाई उससे पहले ही कमरे में दस्तक दे चुकी थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो टॉर्च की रोशनी में अंदर का नजारा भयानक था। उस फर्श पर फैली हुई कॉफी ने धीरे धीरे उसके समक्ष एक भयानक आकार लेना शुरू कर दिया। वो कुछ कर पाता उससे पहले वो भयानक साया उस पर झपट पड़ा। उसके मुंह से अचानक आह निकल गई। वो नीचे गिर गया, लेकिन जैसे वो खड़ा हुआ तो उसके सामने जो नजारा था वो अजीब था। वो कॉफी मग टेबल पर ही पड़ा था और उसमें कॉफी भी पड़ी हुई थी। ये क्या था? ये मग तो अभी टूटा हुआ था और अब तो बिल्कुल सही है। पहले तो ये बिखर गई थी। क्या क्या ये मेरा वहम है? हो सकता है मुझे नींद की वजह से ये सब दिखाई दिया होगा। मुझे हाथ मुंह धोकर कॉफी पीनी चाहिए, शायद बाद में ये सब ना हो मेरे साथ। वो बुदबुदाया और तुरंत वॉशरूम में चला गया। उसने अपने हाथ मुंह धोए, हालांकि पसीना अब भी उसके माथे पर नजर आ रहा था। वो अपना चेहरा धोकर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे जो उसके साथ हो रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें अपने रुमाल से साफ की। उसे लग रहा था कि उसे नींद न लेने की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए उसने कॉफी पीनी शुरू की। कॉफी पीकर वो पुनः लिखने लगा। अब वहां शांति थी, बिल्कुल पहले जैसी, मानो वहां कोई था ही नहीं। सब कुछ सामान्य हो गया। बाहर तेज हवा के साथ बारिश जोर से होने लगी, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो कहानी लिखने में पुनः खो गया। उसके सिर के ठीक ऊपर एक बल्ब चल रहा था। उसके आगे नोटबुक थी जिसमें वो लिख रहा था। पहले एक शब्द, फिर दूसरा, फिर एक वाक्य। वाक्य से एक उद्धरण बन रहा था, लेकिन इसी के मध्य उसकी नोटबुक पर धीरे धीरे एक परछाई मंडराने लगी। एक औरत के बिखरे हुए बालों की पहले एक जुल्फ दिखाई दी, फिर दूसरी। उसके बाद उसकी नोटबुक पर एक भयानक चेहरा बनने लगा। उसके पीछे किसी औरत की सांसों की भयानक आवाज आने लगी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे, मानो एक औरत ठीक उसके पीछे ही खड़ी हो। वो धीरे धीरे पलटने लगा। उसने अपना चेहरा जैसे ही पीछे घुमाया,